जय हिंद स्टूडेंट्स। आप सभी लोगों का महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग हिंदी मीडियम के मैथ का पहला चैप्टर वास्तविक संख्याओं की प्रश्नावली 1.2 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका पहला, दूसरा और तीसरा क्वेश्चन हम लोग पिछले वीडियो में कर लिए हैं और आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है कि HCF, ध्यान दें आप बोर्ड पर, HCF 657 इक्वल टू 9। मतलब 306 और 657 का HCF 9 है। तो आपसे कहा जा रहा है LCM 657। इसका मतलब ये हुआ कि 306 और 657 का जो HCF है वो 9 के इक्वल है। तो आपसे इसका LCM पूछा जा रहा है कि इसका LCM क्या होगा। आप ध्यान दें, ये पहली संख्या है और ये दूसरी संख्या है। पहली संख्या को हमने P माना था, P = 306, और दूसरी संख्या को हमने Q माना था, Q = 657, और इसका HCF दिया हुआ है। ध्यान दीजिए, HCF दिया हुआ है, HCF = 9। तो आपसे इसका LCM पूछा जा रहा है। हम पिछले वीडियो में आपको फार्मूला बताए थे, P × Q = LCM × HCF। यहाँ से अगर हम LCM की वैल्यू निकालें तो LCM = हो जाएगा P × Q अपान हो जाएगा HCF। हम इसी फार्मूले पर वैल्यू रखते हैं। देखिए, P की वैल्यू है 306 और Q की वैल्यू है 657 और HCF की वैल्यू है 9। अब आप ये बताइए कि इस 9 से कौन सा नंबर कटेगा। 9 से 306 कटेगा और कितना आएगा बेटा? 9 से अगर 306 को देखिए, किसी प्रकार का कोई कैलकुलेशन गलत ना हो, ठीक ना, ये ध्यान में देंगे आप। तो 9 से इसको हम डिवाइड करेंगे तो 34 आ रहा है, और फिर LCM = ये हो जाएगा 34 × 657। अब हम इसका मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, करके हमको जल्दी तुरंत बताइए। जल्दी बोलो बाबू। इसका मल्टीप्लिकेशन आप जल्दी बता दें, बोलिए। हाँ, आपसे बोलिए। 22,338 यानी 22,338, ये LCM हो जाएगा। और आपसे यही क्वेश्चन पूछा जा रहा था कि अगर, देखिए, क्वेश्चन के कहने का मतलब ये था कि 306 और 657 का HCF 9 है, तो इसका LCM क्या होगा। तो इसका LCM हम लोगों ने निकाल लिया और ये था 22,338। तो फिर यहाँ लास्ट में हम लिख देंगे LCM, ब्रैकेट में लिख देंगे 306 657 =
22,338 ये हम लोगों का आंसर रहा। ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़े, बोलते चलिए आप लोग। चलिए हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 देखा जाए। ठीक है बेटा, इरेज करें हम इसको। चलिए समझते चलिए अच्छी तरह से, किसी प्रकार की कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है आप लोगों को। अच्छा, अब जो है ये क्वेश्चन हमें उम्मीद है कि बड़ी अच्छी तरह से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। हमें उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आप सभी लोगों को बड़ी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, और क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आ ही गया होगा। आप सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें, और आवश्यक समझ में आवे तो आप कमेंट भी करें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए आप अपने बुक में, जांच कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 हिंदी मीडियम का मैथ पढ़ाया जा रहा है आपको। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए, n कोई प्राकृतिक संख्या, ध्यान दो बेटा, n कोई प्राकृतिक संख्या है, n प्राकृतिक संख्या के लिए 6 to the power n, 6 to the power n, पावर दिया ना कि नीचे दिया हुआ है, 6 to the power n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। देखिए आपसे क्या कहा जा रहा है, ध्यान दीजिए, आपसे ये कहा जा रहा है कि n जो है कोई प्राकृतिक संख्या है, n कोई प्राकृतिक संख्या है, और प्राकृतिक संख्या n के लिए आप यह बताइए कि 6 to the power n जो है 0 पर समाप्त होगा। अब एक हम आपको छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं, आप सामने देखें। सपोज कीजिए यहाँ पर हम n के जगह पे 1 लेते हैं। सपोज कीजिए n के जगह पे 1 लेते हैं तो 6 to the power 1 हो जाएगा, और 6 to the power 1 का मतलब हो गया 6, और अगर 6 का हम फैक्टर करें तो 6 का फैक्टर हो जाएगा 2 into 3। बात समझ में आ रही है? लेकिन देखिए ये जो 6 है, 6 0 पर समाप्त नहीं हो रहा है। ये जो 6 है ये 6 0 पर समाप्त नहीं हो रहा है। लेकिन अगर हम अध्ययन करें 10 का, ध्यान दीजिए, अगर मान लीजिए 6 का पावर n न होकर के 10 का पावर n होता, अगर ऐसा होता और हम n के जगह पे 1 करते तो ये मिल जाता आपका 10 का पावर 1, और 10 का पावर 1 का मतलब 10 हो गया, और 10 का जब फैक्टर करेंगे तो 2 into 5 हो जाएगा। आप ध्यान दीजिए, क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जा रहा था कि 6 का पावर n 0 पर समाप्त होगा। ध्यान दो बेटा, 6 का पावर n 0 पर समाप्त होगा। तो देखिए कोई भी संख्या 0 पर समाप्त तब होती है, ध्यान देना है आपको, कोई भी संख्या 0 पर समाप्त तब होती है जब उसका फैक्टर 2 into 5 के रूप के होता है। कोई भी संख्या, कोई भी नंबर 0 पर समाप्त तब होगा जब वह संख्या 2 into 5 के फॉर्म में होगी। लेकिन ये जो 6 का पावर n है, जब इसका हम लोग फैक्टर कर रहे हैं तो ये 2 into 3 के फॉर्म में हो रहा है। तो अगर ये 2 into 5 के रूप में होता तो 0 पर समाप्त होता, लेकिन ये 2 into 3 के रूप में है। इसका मतलब ये हुआ कि यह 0 पर समाप्त नहीं हो रहा है, ठीक ना। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 6 का पावर n 0 पर समाप्त नहीं हो सकता। ये छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है। क्वेश्चन एक बार फिर से बढ़िया समझ लीजिए। क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा था
कि सिद्ध करके आप बताइए कि 6 का पावर n 0 पर समाप्त हो सकता है। तो कोई भी संख्या 0 पर समाप्त तब होती है जब वो उसका फैक्टर 2 into 5 के रूप का होता है। और अगर हम 6 का फैक्टर करें तो 6 का फैक्टर 2 into 3 के रूप में है। तो जब 6 का फैक्टर 2 into 3 के रूप में होगा, इसका मतलब ये हुआ कि 0 पर ये समाप्त नहीं होगा। ठीक है, एक लाइन नोट कर लीजिए जल्दी से आप लोग। लिखें, कोई भी संख्या 0 पर समाप्त तब हो सकती है, कोई भी संख्या 0 पर समाप्त तब हो सकती है जब उसका गुणन, ऐसे लिखिए, जब उसका अभाज्य गुणनखंड 2 into 5 के फॉर्म का होता है, 2 into 5 के रूप का होता है। थोड़ा सा तेज लिखिए, 2 into 5 के रूप का होता है। परंतु 6 का गुणनखंड 2 into 3 के रूप का है, 2 into 3 के रूप का है, अतः यह 0 पर समाप्त नहीं होगी, अतः यह 0 पर समाप्त नहीं होगी। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 5 तो अभी हम लोगों ने देखा है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? व्याख्या कीजिए कि, ध्यान दीजिए, व्याख्या कीजिए कि 7 into 11 into 13 plus 13, ध्यान दीजिएगा। और एक दूसरा दिया हुआ है 7 into 11, क्वेश्चन नंबर 6 है। हाँ, क्वेश्चन नंबर ये 6 है। व्याख्या कीजिए कि 7 into 11 into 13 plus 13, और फिर नेक्स्ट में क्या दिया है बेटा? 7 into 6, बोलिए, 7 into 6 into 5 into 4, बोलिएगा, into 3 into 2 into 1। यहां देखने में कोई दिक्कत हो रही है? यहां देखने में कोई दिक्कत हो रही है आप लोगों को? दिक्कत हो रही है? चलिए हम यहां लिख देते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। हम यहां लिख दें, यहां तो दिक्कत नहीं होगी। चलिए बोलिए क्या है? 7 into, हाँ कोई एक बोलिए, 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 1 plus 5 है। चलिए यहां देखिए आप, क्वेश्चन ये कहा जा रहा है कि व्याख्या कीजिए कि यह और यह भाज्य संख्याएं क्यों हैं। तो आप जानते हैं भाज्य संख्या किसे कहते हैं? वह संख्या जिसमें किसी न किसी संख्या से भाग चला जाए, वह संख्या जिसमें किसी न किसी संख्या से भाग चला जाए वह भाज्य संख्या हो जाएगी। और सुनिए, भाज्य संख्या वह होती है जिसका फैक्टर हो जाता है, जिसका गुणनखंड हो जाता है। दोनों बातें हैं, अगर संख्याओं का फैक्टर हो जाएगा तो वह भाज्य संख्या होगी, और अगर भाग चला जाएगा तो वो भाज्य संख्या होगी। तो चलिए देखते हैं, हम इस पहले नंबर को देखते हैं। पहला नंबर जो आपको दिया हुआ है वो दिया हुआ है 7 into 11 into 13 plus 13। देखिए सबसे पहले इसमें हम कॉमन लेते हैं, और इसमें हम कॉमन ले रहे हैं 13। तो जब 13 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा बेटा? 7 into 11, और देखिए 13 कॉमन आ चुका है, तो 13 कॉमन आ जाएगा तो यहां हो जाएगा 1।
ये हो गया 13 और 7 का 11 में मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या होगा बाबू? 77 हो जाएगा, प्लस हो गया 1। ये हो गया 13 या कुछ नहीं तो इंटू रख सकते हैं, और 77 आप प्लस 1 कर देंगे तो 78 हो जाएगा। तो आप देखिए जो संख्या आपको दी गई थी, ध्यान दें आप, ये जो संख्या दी गई थी इस संख्या का फैक्टर हो गया, इसका मल्टीप्लिकेशन नहीं कर रहा है, इसका मल्टीप्लिकेशन नहीं करना है। ये जो संख्या दी गई थी इस संख्या का फैक्टर हो जा रहा है। तो फैक्टर का मतलब ये हुआ कि इसको अगर हम 13 से डिवाइड करेंगे तो 13 से भी डिवाइड हो जाएगा, और अगर इसको 78 से डिवाइड करेंगे तो 78 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये जो संख्या दी गई है यह संख्या दो संख्याओं से डिवाइड हो जा रही है, 13 से भी डिवाइड हो जा रही है और 78 से भी डिवाइड हो जा रही है, अतः यह एक भाज्य संख्या है। अब फिर हम दूसरे नंबर पे आते हैं, इसको इरेज कर दें कि रहने दें? यहां नीचे लिखे आप लोगों को दिखाई देगा। चलिए नीचे यहां लिखते हैं, क्वेश्चन क्या था बेटा? 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और प्लस ये है 5। अब देखिए क्या करेंगे, अब देखें कि इसमें से भी कुछ कॉमन मिल सकता है। क्वेश्चन सही नोट हुआ है ना? अब देखिए दोनों में, यहां देखिए प्लस के पहले इधर ये देखिए और प्लस के बाद ये देखिए, तो दोनों में कौन सा नंबर कॉमन मिल रहा है? 5 मिल रहा है। तो 5 हम कॉमन ले लिए, और 5 कॉमन ले लिए तो क्या मिला? 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और प्लस हो जाएगा ये आपका 5। अब देखो बेटा, अब इसका हमें मल्टीप्लिकेशन करना होगा 5, और ये देखिए ये 7 6 42 हो जाएगा, तो ये हो गया आपका 42। और ये देखिए यहाँ 4 3 12 और 12 2 24, और 24 इंटू 1 24 ही होगा, ये हो गया 24। और देखिए 5 तो कॉमन लिया जा चुका है ना। एक चीज देखिए गलती हुई है, यहां से जब 5 कॉमन ले लिए तो 1 होगा ना, यहां से 5 कॉमन लिया जा चुका है, तो ये हो जाएगा आपका 1। और फिर क्या होगा बेटा, इसका 42 और 24 का मल्टीप्लाई करके तुरंत हमको बताइए, 42 और 24 का मल्टीप्लाई करके आप हमको तुरंत बतावें कि क्या मिला। 1008 प्लस हो जाएगा 1, यानी ये हो जाएगा 5, और यहां कुछ नहीं तो इंटू लिख देंगे, और 1008 प्लस 1 क्या हो जाएगा? 1009 हो जाएगा। तो अब आप देख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, अब आप देख रहे हैं कि ये जो दूसरा नंबर मिला है, सुनो बेटा ध्यान से, ये जो दूसरा नंबर मिला है इस दूसरे नंबर का फैक्टर 5 इंटू 1009 आया है। ये मल्टीप्लिकेशन आप लोग का सही था ना? मल्टीप्लिकेशन चेक कर लीजिएगा, ठीक ना? नहीं गलत होगा तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अब देखिए आप, तो ये देखिए इसको जब हमने सॉल्व किया है तो 5 इंटू 1009 आया है। इसका मतलब ये हुआ कि इसके भी 2 फैक्टर मिले आप लोगों को, इसका भी 2 फैक्टर मिला। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते और सॉल्व करने के बाद 5 से डिवाइड करते तो 5 से डिवाइड हो जाता, और अगर 1009 से डिवाइड करते तो 1009 से भी डिवाइड हो जाता। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये जो पहली वाली संख्या है, पहली वाली संख्या 13 से डिवाइड हो रही थी, 78 से डिवाइड हो रही थी। ये जो दूसरी वाली संख्या है ये 5 से डिवाइड हो रही है और 1009 से डिवाइड हो रही है। तो अगर ये संख्या डिवाइड हो जा रही है, इसका मतलब कि ये हुआ कि यह एक भाज्य संख्या है। लास्ट में लिख देंगे, आप नोट कर लीजिए जरा, लिखें पहली संख्या का गुणनखंड, पहली संख्या का गुणनखंड 13 इंटू 78 है,
जबकि दूसरी संख्या का गुणनखंड 5 इंटू 1009 है। 5 इंटू 1009 है, 1009 है। अतः सिद्ध होता है कि ये दोनों संख्याएं भाज्य संख्याएं हैं। दोनों संख्याएं भाज्य संख्याएं हैं। और अब एक लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 देखा जाए बेटा। ठीक है, क्वेश्चन सबको समझ में आया अच्छी तरह से? ठीक है, अब अगर आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा तो निश्चित रूप से आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। आप सभी लोग खेलने जाते हैं, प्लेग्राउंड में खेलने जाते हैं, तो एक खेल का मैदान है और खेल के मैदान के, देखिए, खेल के मैदान के चारों तरफ एक वृत्ताकार पथ है। ध्यान दीजिएगा, खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 28 मिनट लगते हैं। सोनिया नाम की कोई लड़की होगी, ठीक ना? तो सोनिया नाम की कोई लड़की है जिसको इसका एक पूरा चक्कर लगाने में 28 मिनट का समय लगता है, जबकि इसी मैदान का एक पूरा चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगता है। ध्यान दीजिएगा, सोनिया को इस मैदान का एक चक्कर लगाने में 18 मिनट का टाइम लगता है और रवि को इसी मैदान का एक पूरा चक्कर लगाने में 12 मिनट का टाइम लग रहा है। तो क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है? कह रहा है कि मान लीजिए कि दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके, सोनिया और रवि दोनों एक ही स्थान से चलना प्रारंभ करके और एक ही दिशा में चलते हैं। देखिए, दोनों दौड़ना प्रारंभ करते हैं, सोनिया और रवि। ध्यान दीजिएगा, सोनिया और रवि दोनों एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं, एक साथ दौड़ना शुरू करते हैं और एक ही दिशा में दौड़ना शुरू करते हैं। तो कह रहा है कि बताइए कितने समय बाद वह पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो ध्यान से समझ लीजिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है? एक खेल का मैदान है, ध्यान सुन लो बेटा, खेल का मैदान है और खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। उस वृत्ताकार पथ पर सोनिया जब एक राउंड लगाती है तो एक राउंड लगाने में उसको 18 मिनट का टाइम लग जाता है, 18 मिनट का टाइम लग जाता है, जबकि उसी वृत्ताकार पथ पर एक पूरा चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट का समय लग जाता है। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि अगर वो दोनों एक ही जगह से चलना प्रारंभ करें, अगर वो दोनों एक ही स्थान से चलना प्रारंभ करें और एक ही दिशा में चलना प्रारंभ करें, तो ये आपसे पूछा जा रहा है कि वो कितने समय बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि कम से कम कितने समय के बाद वो एक दूसरे को मिलेंगे। याद रखे रहिएगा, पूछा जा रहा है कि कम से कम कितने समय बाद वो एक दूसरे को मिलेंगे। तो इस स्थिति में जब आपसे पूछा जाता है कि कम से कम कितने समय बाद वो एक दूसरे को मिलेंगे, इस स्थिति में हम लोगों को एलसीएम निकालना होता है।
ठीक ना। क्वेश्चन आपसे यही कहा जा रहा था, क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से दिमाग में रखे रहे हैं। क्वेश्चन आपसे यही कहा जा रहा था कि अगर सोनिया और रवि दोनों एक ही साथ एक ही बिंदु से एक ही दिशा में दौड़ना प्रारंभ करते हैं तो बताइए कि कितने समय के बाद दोनों एक दूसरे को मिलेंगे। तो कितने समय बाद दोनों एक दूसरे को, यानी कम से कम कितने समय बाद दोनों एक दूसरे को मिलेंगे। और जब कम से कम होता है तो एलसीएम निकालते हैं, और जब अधिक से अधिक होता है तो एचसीएफ निकालते हैं। इस चीज को आप दिमाग में रखे रहिएगा कि जब कम से कम निकालना होगा तो हम एलसीएम निकालेंगे, और अधिक से अधिक आपको निकालना होगा तो हम एचसीएफ निकालेंगे। चलिए, इसलिए हम 18 और 12 का एलसीएम निकालेंगे। इसके लिए फैक्टर करना होगा हम लोगों को। तो अब देखिए 18 का अगर हम फैक्टर करते हैं तो 18 का फैक्टर कीजिए, आप जरा देखिए क्या आएगा। 2 इंटू 3 इंटू 3, 18 का फैक्टर हो जाएगा। और इसी तरह से अगर हम 12 का फैक्टर करें तो क्या हो जाएगा बताइए। 2 इंटू 2 इंटू 3 हो जाएगा। अब हम लोग इसका एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम देखिए, एलसीएम क्या होता है, जो दोनों में कॉमन होता है वो भी होता है, जो कॉमन नहीं होता है वो भी होता है। अब देखो बेटा, यह 2 जो है दोनों में कॉमन है, तो यह 2 दोनों में कॉमन है तो इसको हम एक बार ले लेंगे। और ध्यान दीजिए, यह 3 जो है दोनों में कॉमन है, इसको हम एक बार ले लेंगे। लेकिन यह 3 कॉमन नहीं है इसलिए इसको ले लेंगे, और ये 2 कॉमन नहीं इसलिए इसको भी ले लेंगे। मतलब जो कॉमन होता है उसको भी लेते हैं, जो कॉमन नहीं होता है उसको भी ले लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, 3 2 जा 6 और 3 2 जा 6, यानी 36 मिनट। आपसे पूछा जा रहा था कि अगर वो दोनों एक ही स्थान से एक ही दिशा में चलना प्रारंभ करेंगे तो कितने समय बाद मिलेंगे। तो कितने समय बाद मिलेंगे, 36 मिनट के बाद वो मिलेंगे। ठीक है बेटा। तो अब जो है ये आपका आंसर है, और ये आपकी प्रश्नावली 1.2 पूर्णतया कंप्लीट होती है, पूर्णतया समाप्त होती है। ठीक है। तो अब जो है आप महामना इंस्टीट्यूट के इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें। बहुत बहुत आप सभी लोगों को धन्यवाद। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम लोग कल देखेंगे। ठीक है, बस।